आइए पढ़ते हैं, आपका समय खराब ना करते हुए एक एक प्रश्न के 150 क्वेश्चन। यदि आप इनको एक दो बार पढ़ लोगे ना तो वैसे ही सारे याद हो जाएंगे, और वीडियो से पढ़ने से हमें जल्दी याद भी रहता है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, सेवक धर्म में अपनी तुलना भक्तिन किसके साथ करती थी? तो हनुमान जी के साथ करती थी। ये भक्तिन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं। भक्तिन के पास उनके पिता की मृत्यु का समाचार किसने भेजा? हमें पता है, यदि पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो भक्तिन की शादी छोटी उम्र में कर दी गई थी, और इनकी माता जो है वो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वी माता जो है उसने बहुत देर से समाचार भेजा। इसके बाद भक्तिन की कितनी बेटियां थी? तो भाई उनकी 3 बेटियां थी। भक्तिन कितने वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी? तो 29 यानी 29 वर्ष की आयु में भक्तिन विधवा हो गई थी। महादेवी जी का देहांत कब हुआ? तो महादेवी जी का देहांत 11 दिसंबर 1987 को हुआ। लेखिका की धुली हुई धोतियों को भी भक्तिन ने कैसे पवित्र किया? उत्तर है इसका गंगा जल के छींटे देकर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने हिरण का नाम क्या बताया है? सोना। पाठ में आए कुकरी शब्द का अर्थ क्या है? तो कुकरी होता है कुतिया। पाठ में आए चूड़ाक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चूड़ाक्रम होता है बेटा मुंडन करवाना, सिर के बाल कटवाना। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जोशी गांव की रहने वाली थी। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि 1956 में मिली। अगला प्रश्न है, ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किसने किया? तो ससुराल में भक्तिन के साथ केवल उनके पति ने सद्व्यवहार किया, बाकी इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान, केवल उन्हीं को सम्मान देता है जो पहले पुत्र को पैदा करती है। तो उसका जो है ना, भक्तिन को भी दुर्व्यवहार झेलना पड़ा। भक्तिन का शरीर कैसा था? दुबला पतला। भक्तिन क्या नहीं बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता किसकी रचना है? तो सुनीता भाई जैनेन्द्र कुमार की रचना है। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में जो है कल्याणी का प्रकाशन हुआ। देखिए, कल्याणी का प्रकाशन कब हुआ, इसको हम याद इस तरीके से भी रख सकते हैं कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है ना भाई, वो 1939 में शुरू हुआ था। तो भाई जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय जैनेन्द्र की एक रचना प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है कल्याणी। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की रचना मुक्तिबोध किस विधा की रचना है? तो मुक्तिबोध उपन्यास है बेटा। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? बाजार दर्शन पाठ जो है इसे लिया गया है ये। तो लेखक, जैसे पाठ की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि लेखक का मित्र है वो पत्नी के साथ बाजार में गया था। बाजार क्या देखता है? बाजार क्रिया शक्ति को देखता है। लेखक के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? बाजार माया जाल की संज्ञा दी है। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है, और मैं बता दूं आपको, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। धर्मवीर भारती को किस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म श्री से किया गया भाई 1972 में।
धर्मवीर भारती की किस रचना पर फिल्म बन चुकी है? जैसे पहले मैंने बताया था आपको, सूरज का सातवां घोड़ा। इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? इंद्रसेना को लेखक ने नाम दिया है भाई मेंढक मंडली, क्योंकि लेखक है वो जो आर्य समाजी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए इन सब को जो है बाह्य आडंबर समझता है। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया? तो ऋषि मुनियों ने त्याग और बलिदान की महिमा का गुणगान किया है। अंधविश्वास से क्या होता है? भ्रष्टाचार फैलता है। बादलों के वर्षा के बादलों का स्वामी कौन है? तो उत्तर सीधा सा है, इंद्रदेव। लेखक को कुमार सभा का क्या बनाया गया था? उपमंत्री। लेखक के रूठने पर जीजी ने श्याम को उनको खाने के लिए क्या दिया? तो भाई क्या दिया था? लड्डू और मठरियां। लेखक के अनुसार उस बात को आज कितने बरस हो चुके हैं? 50 बरस हो चुके हैं भाई। भगत जी को चूरन बनाने का सामान किस दुकान से मिलता है? तो पंसारी की दुकान से वो चूरन बनाने का सामान लेके आते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? जैनेन्द्र कुमार का जन्म जो है भाई वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 1973 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार को दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस उपाधि से विभूषित किया? तो भाई डीलिट की मानद उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया था, सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भक्तिन महादेव वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? तो भक्तिन भाई महादेव वर्मा से 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन का स्वभाव कैसा था? कर्कश और कठोर। भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में। देखिए मात्र 5 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी गई थी। सास और जेठानियां इनके साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण। चूरन वाली दुकान बाजार में किस ओर थी? कोने में। जैनेन्द्र कुमार कहाँ के रहने वाले थे? कोडियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। लेखक ने चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेटा अर्थहीन। धर्मवीर भारती की माता का नाम क्या था? धर्मवीर भारती की माता का नाम चंदा देवी। पाठ में आए सतिया शब्द का अर्थ क्या है? सतिया शब्द का अर्थ है स्वास्तिक चिन्ह। अगला प्रश्न है नदी प्यासी थी किस विधा की रचना है? तो भाई ये एकांकी संग्रह है। क्या है? एकांकी। अगला जो प्रश्न है हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में क्या भरता था? तो भूजा भरता था। और भूजा होता है बेटा जैसे 3-4 नाज इकट्ठे करवा के उनको ना बुनवाते हैं और बुनवा के उनको एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख लेते हैं, जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। भक्तिन को ये नाम किसने दिया? महादेव वर्मा ने। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मानपूर्ण। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? गोना मीन्स अपने यहाँ मुकलावा बोलते हैं, तो गोना हुआ था उनका 9 वर्ष की आयु में। महादेव वर्मा का जन्म किस नगर में हुआ? तो फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। महादेवी वर्मा ने किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की? तो विद्यार्थियों बता देता हूं आपको, चाहे वो उन्होंने लेखन कार्य हिंदी में किया, परंतु उन्होंने एमए संस्कृत में ही किया था। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु को किस उपनाम से जाना जाता है?
तो भाई रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं, आंचलिक उपन्यासकार। तो फणींद्रनाथ रेणु कितने साल नजरबंद रहे थे? तो 3 साल तक भाई ये स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन में शामिल हुए थे, इनको 3 साल के लिए नजरबंद कर दिया गया था। पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना है? भाई ये कहानी है। अगला प्रश्न है, रेणु का जन्म कब और कहां हुआ? तो बिहार में हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है, रेणु के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो आरोही हिंगना। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? 1977 में हुआ था भाई। और 1977 में पहली बार जनता पार्टी सरकार में आई थी। पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। हरियाणा में, भारत में। रेणु किस विचारधारा के साहित्यकार थे? प्रगतिवादी। कितने चौराहे किस विधा की रचना है? उपन्यास। ठुमरी का प्रकाशन कब हुआ? भाई ठुमरी का प्रकाशन हुआ था 1957 में। यानी याद रख लें, भारत आजाद होने के 10 साल बाद 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेणु जी का कौन सा उपन्यास उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? पलटू बाबू रोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके मरने के बाद कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ? पलटू बाबू रोड। रेणु की किस कहानी पर लोकप्रिय फिल्म बनी है? याद रखना भाई, तीसरी कसम। धर्मवीर भारती की कौन सी फिल्म थी? वो सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पे फिल्म बनी है। और रेणु की तीसरी कसम। लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? मात्र 9 वर्ष की आयु में। गांव में कौन कौन से रोग फैले हुए थे? हैजा और मलेरिया। शेर के बच्चे के गुरु का नाम क्या था? तो नाम था बादल सिंह। लुट्टन पहलवान के कितने बेटे थे? 2। और लुट्टन ने चांद सिंह को कहां के दंगल में हराया था? श्यामनगर के दंगल में हराया था। पहलवान क्या बजाता था? ढोलक। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को कितनी डिग्री की दूरी पर फैला करके चलने लगा था? तो भाई 45 डिग्री। लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था? तो लुट्टन को भाई राजा साहब का आश्रय प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई? तो लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु भी हैजे से ही हुई थी। मलेरिया हैजे से हुई थी। लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को हराया था? काला खां को हराया था भाई। अगला प्रश्न है, रजिया सज्जाद का जन्म कब हुआ? तो रजिया सज्जाद का जन्म हुआ था भाई 15 फरवरी 1917 को। अगला प्रश्न है, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भाई अजमेर, राजस्थान में। बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ। यदि आपने परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं, और जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी अपने आप को मानता है, बट कोई कमज़ोर होता नहीं है, सिर्फ दिमाग से कमज़ोर होते हैं, मतलब अपने मन में सोच लेते हैं तो कमज़ोर होते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। तो जो अपने आप को मानता है कि मैं कमज़ोर हूँ, वो बच्चा भी पास हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। अगला प्रश्न है, रजिया सज्जाद जहीर ने एमए किस विषय से किया था? उर्दू से। तो देखिए, महादेव वर्मा ने किससे किया था? संस्कृत से। रजिया सज्जाद ने किससे किया था? उर्दू से। तो 47 में रजिया सज्जाद जहीर अजमेर छोड़कर कहाँ चली गई? लखनऊ में चली गई थी। रजिया सज्जाद जहीर ने किस व्यवसाय को अपनाया? अध्यापन को, पढ़ाती थी वो। रजिया सज्जाद जहीर का देहांत कब हुआ? 6 दिसंबर 1979 को।
भाई जहीर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, याद रखना भाई, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस एकेडमी ने रजिया सज्जाद जहीर को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया? तो उर्दू अकादमी ने उनको है ना सम्मान से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, 1965 में रजिया सज्जाद जहीर की नियुक्ति कहाँ हुई? लखनऊ छोड़ के तो 57 में चली गई थी, लेकिन सॉरी 47 में चली गई थी, 65 में है ना उनकी नियुक्ति हुई थी सोवियत के सूचना विभाग में। रजिया सज्जाद जहीर की एकमात्र कहानी संग्रह का नाम बताओ। एक कहानी संग्रह का नाम बताना है तो जर्द गुलाब। अगला प्रश्न है, बने रहिए भाई, ज्यादा नहीं है, 150 प्रश्न है, जैसा कि पहले बता दिया था। हाँ, जो विद्यार्थी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की लेखिका है? उर्दू की। नमक कहानी की लेखिका का नाम रजिया सज्जाद जहीर। नमक कहानी का संबंध किससे है? भारत और पाक विभाजन से। सफिया जो है पाकिस्तान के किस नगर से आई थी? लाहौर से। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? कीर्तन में। जैसा कि आपने जब पाठ पढ़ा, नमक कहानी जब पढ़ी, तो आपने देखा था कि सफिया पहले कीर्तन में गई थी, सिख बीबी के पास बैठी हुई थी। सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा? लाहौर को। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? तो 11 बजे कीर्तन समाप्त हो गया था भाई। सिख बीबी ने सफिया को लाहौर से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? लाहौरी नमक। क्योंकि नमक तो हमारे यहाँ भी बहुत होता है, लेकिन लाहौर उन्हें अपना वतन लगता है, इसलिए उन्होंने वहां से लाहौरी नमक मंगवाया। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? भाई सफिया का परिवार है वो वहीं पे रह गया था पाकिस्तान में, तो अपने भाइयों के पास गई थी वो। सफिया का भाई क्या था, यानी किस जॉब में था? तो वो पुलिस ऑफिसर था भाई। अगला प्रश्न है, सफिया ने बादामी कागज की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? बादामी कागज की पुड़िया में लाहौरी नमक डाल रखा था। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। ये कथन किसका है? ये कथन सफिया का है। और ये कथन सफिया ने उस समय कहा था जब सफिया ने अपने भाई को हिंदुस्तान में नमक ले जाने की बात कही, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कस्टम वाले तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, क्योंकि नमक को वतन से बाहर ले जाना गैर कानूनी है। तब सफिया ने कहा था कि कस्टम वाले कोई मशीन तो नहीं होते, वो भी आखिर इंसान ही होते हैं। नमक कहानी में आए अदीब शब्द का अर्थ क्या है? तो अदीब का अर्थ बेटा होता है साहित्यकार। क्या होता है? साहित्यकार। अगला प्रश्न है, सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे? तो 3 सगे भाई पाकिस्तान में थे। पहले सफिया ने नमक को कहाँ रखा? किन्नू की टोकरी में। और किन्नू बेटा माल्टा और जो है ना संतरा का जो एक है ना मिक्स होता है, मीठा जो संतरा होता है। ये नमक कहानी में सबसे अच्छा डाब कहाँ का बताया गया है? डाब देखो जो आमतौर पर सामान्य तौर पर अपने खेतों में मिलता है ना भाई, उसी डाब की बात है ये। तो ये ढाका का डाब जो है ना सबसे अच्छा डाब बताया गया है। सफिया कहाँ की रहने वाली थी? लाहौर की रहने वाली थी। सुनील दास किसे अपना वतन मानता है? तो देखिए सुनील दास कौन था? जब है ना सफिया को एक कस्टम अधिकारी जब भारत आते हुए मिला, जो कस्टम ड्यूटी पर था और जो ढाका से बांग्लादेश से यहाँ आ गया था, तो अभी भी वो ढाका को अपना ही वतन मानता है। तो वो कहाँ का रहने वाला था भाई? ढाका बांग्लादेश का। सफिया कहाँ की रहने वाली थी? लाहौर की। सुनील दास किसने कौन सा अपना वतन बताया भाई? ढाका को। नमक पाठ के आधार पर क्या चीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है? तो किन्नू बोलते हैं ना भाई, किन्नू जो है ना दोनों देशों की
एकता का मेवा है। अगला प्रश्न है, सफिया की अम्मा सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? मुहर्रम पर। हमारा वतन तो लाहौर है, यह कथन किसका है? सिख बीबी का। तो देखिए ये आपके 103 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा पीडीएफ परिवर्तित किया मैंने आपके लिए, इसमें अक्सर कम दिखाई दे रहे थे तो थोड़ा सा और ज़्यादा परिश्रम किया है। अगले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन जो है दिखाई देंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम क्या है? भाई देखिए ये जो लेसन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेसन को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भाई 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? अस्पृश्य परिवार में, यानी जो अछूत कहा जाने वाला परिवार। भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और सबसे पहले वे कहाँ गए? तो भाई उन्होंने सबसे पहले शिक्षा इंडिया में ही, भारत में ही प्राप्त की और उसके बाद वे न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क के पश्चात भीमराव अंबेडकर ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तो न्यूयॉर्क से वे लंदन चले गए, लंदन में शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 109, किस समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मोह भंग हो गया था? तो हिंदू समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मोह भंग हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर कब बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो भाई 14 अक्टूबर 1956 को वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। डॉक्टर अंबेडकर के साथ और कितने लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो 5 लाख लोग उनके साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस महान कवि से प्रभावित हुए थे? कबीर से। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का देहांत कब हुआ? तो भाई 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। और भीमराव अंबेडकर ने किसके निर्माण में योगदान दिया? तो भारत का संविधान लिखने में उनका योगदान रहा है, यानी भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में विभाजित किया है? वाङ्मय मीन्स भाई साहित्य, तो इसका उत्तर आएगा बेटा 21 खंडों में। बाबा भीमराव की रचना जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ? तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। द अनटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1948 में। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रकाशन कब हुआ? यानी ये हुआ 1957 में। अगला प्रश्न है, हु आर द शूद्राज? शूद्राज ये वैसे लिखा जाएगा भाई, ये मिसप्रिंट हो गया है, शूद्रा द के नीचे रह आएगा, आ और जय, शूद्राज का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था बेटा 1946 में। व्हाट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था 1955 में। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी का प्रकाशन कब हुआ? 1923 में। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस कब प्रकाशित हुई? ये हुई थी 1965 में। बने रहिए भाई, वीडियो को अंत तक देखिए, बस करीब आ गए हैं बिल्कुल। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब प्रकाशित हुई? ये 1936 में। प्रश्न नंबर 124, अंबेडकर द्वारा रचित लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये हुई 1943 में। सामूहिक दिनचर्या की एक
रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने इसको लोकतंत्र कहा है, या लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जाति प्रथा व्यक्ति के जीवन भर के लिए किस में बांधे रखती है? एक ही व्यवसाय से। जाति प्रथा जो है एक ही व्यवसाय से बांधे रखती है कि भाई कुम्हार का लड़का है तो ये बर्तन ही बनाएगा, तेली का है तो तेल ही निकालेगा, ब्राह्मण का है तो प्रोताई करेगा, यानी एक धंधा अपनाने पे मजबूर कर देते हैं। ये इन्हीं बातों का भीमराव अंबेडकर ने इस लेसन में खंडन भी किया है। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या बताया है? जाति प्रथा को। क्योंकि हम एक जाति प्रथा के कारण हम एक व्यवसाय से बंध जाते हैं, दूसरा व्यवसाय कोई हम करना नहीं चाहते, तो परिणाम क्या होता है? जिस व्यवसाय को हम करना चाहते हैं वो हमें जाति इजाजत नहीं देती, और जिसको नहीं करना चाहते उसके हमें जाति इजाजत देती है, वो हमें करना नहीं आता है। तो इसलिए हमारे समाज में गरीबी और भुखमरी है वो निरंतर बढ़ती जाती है। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की गई है? की है भाई तो भाईचारे से की है। प्रश्न नंबर 129, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? काल्पनिक जगत की वस्तु कहा है भाई समता को। किसको कहा है? समता को। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती? अनुमति देती है पैतृक पेशा, यानी हिंदू धर्म में आप केवल वही पेशा कर सकते हैं, वही व्यवसाय कर सकते हैं जो आपके बाप दादा करते थे। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? दासता, जिस तरह से अंग्रेज हमें करते थे। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक पेशा अपनाने को मजबूर करता है? तो वो करता है भाई हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? तो भाई ऐसे समाज को अंबेडकर ने आदर्श समाज की संज्ञा दी है, आदर्श समाज कहा है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना किसकी देन है? जाति प्रथा की देन है। आदर्श समाज कैसा होता है? आदर्श समाज गतिशील होता है। इस युग में जातिवाद क्या है? तो एक विडंबना है। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अंबेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? तो आदर्श समाज की कल्पना की थी। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किस मिश्रण की भांति बताया है? दूध और पानी। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे नहीं है? कानून से। अगला प्रश्न है, किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में। बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समता अनुचित है? वंश, परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? तो भाई हानिकारक है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के पोषक लोगों की किन जातियों से संबंधित हैं? वे वही उच्च जातियों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीकी के कारण। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा व रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? आत्म में त्याग आएगा भाई, ये ध्यान रखना, तो निष्क्रिय बना देती है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? तो मानवकृत कामों के लिए अलग अलग, मानवकृत कामों को के लिए जो ना अलग अलग बंटवारा हो जाए, वो होता है श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है भाई, पाठ में आए नियामक सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या है? तो नियामक सिद्धांत होता है भाई दिशा देने वाला विचार। भारत वापस लौट करके बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कार्य किया?
तो भाई कुछ पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने सबसे पहले किया था। और अंतिम प्रश्न जो है आपका, भीमराव अंबेडकर ने किन दो भाषाओं में साहित्य की रचना की? तो हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने